सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9 साइंस का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। और इस चैप्टर की 8 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 1.4 कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? यानी सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, इस तरह क्या चेंज हो सकता है? हम सभी अपने ऑब्जर्वेशन से ये बात तो जानते हैं कि वाटर एग्जिस्ट करता है तीनों स्टेट में मैटर के। यानी वाटर हमारे सॉलिड स्टेट में भी होता है जिसको हम आइस कहते हैं, लिक्विड स्टेट में भी होता है जिसे हम वाटर के नाम से जानते हैं यानी पानी। फिर गैस स्टेट में भी होता है वाटर एज वाटर वेपर, यानी पानी भाप बन के जब उड़ता है तो वो गैसेस स्टेट में होता है, लेकिन है ये तीनों वाटर ही। अब क्वेश्चन ये आता है व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। जब स्टेट चेंज हो रहा होता है उस समय मैटर के अंदर क्या चल रहा होता है, क्या होता है वहां पर। व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स। स्टेट चेंज होता है तो मैटर के जो पार्टिकल हैं उनके साथ क्या होता है, वो क्या करते हैं, किस तरह से ये चेंज टेक प्लेस करता है। तो हमें आंसर चाहिए इन क्वेश्चंस के। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा है। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर अब हम फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें फर्स्ट सब टॉपिक आता है 1.4.1 इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। देखो स्टेट चेंज की बात कर रहे हैं। स्टेट चेंज आपके दो तरीके से हो सकता है, या तो उसके टेम्परेचर को चेंज कर दो या प्रेशर को चेंज कर दो, या फिर दोनों को भी आप चेंज करा सकते हो। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये कि टेम्परेचर को चेंज करके किस तरीके से स्टेट चेंज होता है, वहां पर क्या कहानी होती है। एक्टिविटी 1.12, आपको 150 ग्राम आइस ले लेनी है बीकर के अंदर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद आइस एज इन फिगर 1.6। जूनियर क्लासेस में आपने ये पढ़ा होगा कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को किस तरह से यूज करना है। रीडिंग लेने के लिए उसको बिल्कुल स्ट्रेट सस्पेंड किया जाता है, इन्हें ऐसे तिरछा मिर्छा नहीं रखा जाता, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से रखा जाता है। फिर उसका जो बल्ब है वो उस चीज से कांटेक्ट में रहना चाहिए जिसका टेम्परेचर आपको मेजर करना है। आइस का टेम्परेचर मेजर करना है ना, तो थर्मोमीटर का जो बल्ब है वो आइस के कांटेक्ट में रहे, यही बात कह रहा है यहाँ पर। तो ये पूरा सेटअप है। ये आपका थर्मोमीटर लगा हुआ है, यहाँ पर बीकर है, इसके अंदर आइस फिल है, ये आयरन स्टैंड है, इसी से हम थर्मोमीटर को फिक्स करके रखेंगे। नीचे बर्नर है जिससे हम इस आइस को हीट करेंगे। फिर ये ग्लास स्टिरर है, यानी बेसिकली आपका ये ग्लास रॉड है जिससे हम स्टिरिंग करेंगे, इसको मिक्स करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो आइस को हीट करेंगे तो क्या होगा, मेल्ट करके वो वाटर बन जाएगी। फिर अगली फिगर के अंदर देखो, अब ये वाटर बन चुका है, इसको फर्दर हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो फिगर आपको क्या बता रही है, पहली वाली बता रही है अ कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, और बी बता रही कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। तो इस एक्टिविटी में क्या करना है थोड़ा सा हम देखते हैं। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। बीकर को हीट करना स्टार्ट कर दो लो फ्लेम पे। अब लो फ्लेम क्यों? देखो ये बीकर में हमारी आइस है, इसको हम हीट कर रहे हैं, कह रहा है लो फ्लेम पे हीट करना है। तो देखो जब हम हीट करेंगे इस बीकर को तो नीचे वाली जो आइस है वहां हीट पहुंचेगी। आइस है सॉलिड, और सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, हीट का जो ट्रांसफर होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो हीट जाती है वो कंडक्शन से जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने आई थिंक 7th क्लास में पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि इनकेस भूल गए हो तो आपको पता चल जाए। सॉलिड के अंदर हीट ट्रांसफर होती है कंडक्शन से, यानी ये जो हीट है वो आइस के थ्रू होते हुए, कंडक्ट होते हुए ये ऊपर की तरफ जाएगी, हर तरफ फैलेगी। अब ये जो कंडक्शन होता है वो इतना फास्ट नहीं होता कि इधर हीट पहुंची तुरंत ऊपर पहुंच जाए, ये धीरे धीरे होता है। तो अगर लो फ्लेम रखेंगे तो धीरे धीरे नीचे की आइस हीट होगी और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जाएगी। तो पूरे बल्क का, यानी यहाँ जितनी भी आइस है उसका जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। अगर हाई फ्लेम पे हीट कर देंगे तो नीचे काफी ज्यादा हीट पहुंच जाएगी, वो हीट ऊपर तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो नीचे का टेम्परेचर हाई होगा, ऊपर का टेम्परेचर लो होगा, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा जो कि हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ आइस के टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना है। यानी यहाँ पर जो भी हमने डाला है, अभी आइस से मेल्ट होकर वाटर बन जाएगी, तो आइस या वाटर जिसका भी हमको टेम्परेचर नापना है वो पूरे सिस्टम का हमको टेम्परेचर चाहिए। तो कांस्टेंट रहेगा, यानी लगभग सेम रहेगा तो सही रहेगा। अलग अलग रहेगा तो भैया कौन सा टेम्परेचर आपने नापा, क्योंकि ऊपर तो अभी टेम्परेचर लो है, अभी ठंडा है, नीचे काफी गर्म हो गया है, इसीलिए लो फ्लेम पे हमको हीट करना है। उस टेम्परेचर को आपको नोट करना है जब बर्फ पिघलना स्टार्ट कर दे। तो जब पिघलना स्टार्ट करेगी ना तो उस समय टेम्परेचर आप देखोगे वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब वो टेम्परेचर भी आप नोट करो जब सारी बर्फ जो है वाटर में बदल गई। जब पिघलना शुरू हुई थी उस समय देखा 0 डिग्री, जब पूरी बर्फ पिघल के वाटर बन गई उस समय भी आप देखोगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि टेम्परेचर चेंज हुआ ही नहीं, वही 0 डिग्री ही है। भाई हीट कर रहे थे, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना, लेकिन बढ़ा नहीं। अब ये चीज कैसे हुई आगे हम डिस्कस करेंगे। तो कह रहा है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। तो ये जो आपको ऑब्जर्वेशन हुआ सॉलिड से लिक्विड में, इसको आपको रिकॉर्ड करना है। तो इसके ऑब्जर्वेशन में आपको क्या लिखना है नीचे दिया हुआ है, अभी हम देख लेंगे उसको। आगे क्या कह रहा है, नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टीरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग।
आपको एक ग्लास रॉड बीकर के अंदर डाल देना है और उस बीकर को हीट करना है, यानी वाटर को हीट करना है वाइल स्टिरिंग, यानी उसको ग्लास रॉड की मदद से मिक्स भी करते रहना है। तब तक करना है जब तक कि जो वाटर है वो बॉयल करना स्टार्ट ना कर दे। अब आप पूछोगे स्टिरिंग क्यों कर रहे हैं, क्यों हम वाटर को मिक्स कर रहे हैं? तो यहाँ फिगर में आप देखो, ये हमारा बीकर के अंदर वाटर है। अब इस वाटर को जब हम हीट करेंगे तो यहाँ भी आप कहोगे कि सर हीट यहाँ से ऊपर कंडक्ट होके जाएगी, लेकिन अगर आपको याद होगा कि लिक्विड के केस में हीट का ट्रांसफर कन्वेक्शन से होता है, ठीक है, ऊपर मैं लिखा देता हूँ, कंडक्शन से होता है हीट का ट्रांसफर। अगर हम सॉलिड की बात कर लें, लिक्विड की बात कर लें, तो यहाँ पर मेनली आपका कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन में क्या होता है, जैसे ये वाटर है ना, तो वाटर की यहाँ जो पार्टिकल है ये फ्लेम के करीब करीब है, तो पहले इनको हीट मिलेगी, हीट लेके ही चले जाएंगे ऊपर, ऊपर भाग जाएंगे, यहाँ पहुंच गए। अब ऊपर जो पार्टिकल है वो कहाँ जाएंगे, वो साइड में आ जाएंगे। साइड वाले पार्टिकल कहाँ जाएंगे, घूम के नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरीके से नीचे वाले पार्टिकल हीट लेके ऊपर चले गए, ऊपर वाले घूम के नीचे आ गए ताकि ये भी हीट ले लें। तो इस तरीके से सारे पार्टिकल एक एक करके, यानी हीट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती, बल्कि पार्टिकल आते हैं हीट लेके और उस पूरे लिक्विड के अंदर फैल जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर हीट का ट्रांसफर होता है, यानी जो पूरा बल्क है हमारा वो हीट होता है। तो मेन चीज क्या है कि ये पार्टिकल हीट लेके ऊपर जाए, ऊपर के नीचे आए, नहीं ये पार्टिकल आपस में मिक्स हो। तो इसी मिक्सिंग के लिए हम स्टीयरिंग करते हैं। वैसे यहाँ पर बहुत फास्ट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, अगर हाई फ्लेम भी दे देंगे तो जल्दी जल्दी ये मूव करेंगे, तो वो मिक्सिंग होती रहती है। लेकिन फिर भी उस मिक्सिंग को और फास्ट रखने के लिए, ताकि टेम्परेचर का डिफरेंस ना आने पाए, क्योंकि नीचे के पार्टिकल हीट हो गए, यहाँ का टेम्परेचर हाई है, ऊपर के अभी नीचे नहीं पहुंच पाए हैं तो लो है, तो ये डिफरेंस आ जाएगा जो कि हमको नहीं चाहिए। तो अगर मिक्सिंग कर दोगे तो पार्टिकल बहुत तेज से मूव करेंगे और हीट करते रहेंगे, कोई पार्टिकल रुकेगा नहीं। तो आपको हीट करना है जब तक कि वो वाटर बॉयल ना करने लगे। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड। होगा क्या, बॉयल करने लगेगा, और बॉइलिंग में क्या होता है, भाप ऊपर की तरफ निकलने लगती है, यानी वो वाटर वेपराइज होने लगेगा, भाप बन के उड़ने लगेगा। तो थर्मामीटर पे आपको निगाह गड़ाए रखनी है, जब वो बॉयल करना स्टार्ट हुआ उस समय क्या रीडिंग थी। अगर आप उसको नोट करोगे तो आपको पता चलेगा वाटर जब बॉयल करना स्टार्ट होता है तो उस समय उसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। फिर जब ज़्यादातर वाटर वेपराइज हो जाएगा उस समय भी टेम्परेचर देखोगे तो आपको मिलेगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ भी ऑब्जर्वेशन को आपको रिकॉर्ड करना है फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। ठीक है, इसका ऑब्जर्वेशन भी हम देखेंगे क्योंकि आगे ये सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। तो ऑब्जर्वेशन से वही सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज। जब सॉलिड का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया तो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की वो भी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। अब बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होती क्या, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। इसको डिटेल में आप आगे पढ़ोगे चैप्टर्स में। अब देखो पार्टिकल वही है तो मास तो चेंज होगा नहीं। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब इस फॉर्मूले में वेलोसिटी भी आ रही है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो पार्टिकल्स की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वो तेज मूवमेंट करने लगेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल की इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। तो सॉलिड बेसिकली क्या करता है, मैंने आपको दिखाया था कि उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, अपनी ही जगह पे तेज तेज हिलते हैं। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से उनकी वाइब्रेट करने की जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी। द एनर्जी सप्लाइड बाई हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये जो हीट दे रहे हैं इससे होगा क्या, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, भाई सॉलिड के पार्टिकल एक साथ क्यों हैं, क्योंकि उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रही है। ये जो हीट देंगे हम वो उनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स को कम करेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो क्या होगा, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशंस एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। अट्रैक्शन कम हो गई तो ये तो पार्टिकल दूर भागने के लिए परेशानी थे, ये तो फोर्स की वजह से एक साथ जुड़े हुए थे, तो ये दूर हो जाएंगे तो जगह बन जाएगी तो फ्रीली मूव करने लगेंगे। अब ये चीज़ मैं आपको एनिमेशन से दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारे सॉलिड के पार्टिकल हैं, अभी थोड़ा धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे हैं। इसको मैंने हीट किया, हीट करने की वजह से क्या होगा, इन पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाएगी। बेसिकली हीट क्या है, एक एनर्जी है, तो ये एनर्जी इनको मिल जाएगी, जिसकी वजह से ये देखो और तेज तेज वाइब्रेट करने लगे। अब ये तेज वाइब्रेट होने से क्या होगा, इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो कमजोर पड़ने लगेगी। तो यहां पर देखो ये पार्टिकल दूर होने लगे, अट्रैक्शन फोर्स कमजोर हो गई तो ये पार्टिकल दूर हो गए। अब ये दूर दूर हो गए, जगह बन गई, तो ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो फिर ये लिक्विड स्टेट में बदल जाएंगे क्योंकि अब पार्टिकल के बीच में जगह हो गई, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। तो फिर वो टाइम आएगा जहां पर सॉलिड मेल्ट कर जाएगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल उसके दूर हो गए, फ्रीली मूव कर सकते हैं, और यही चीज तो लिक्विड में होती है।
द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, एग्जाम में आ जाती है। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? तो वो मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम वो टेम्परेचर जहां पर जो सॉलिड है वो मेल्ट कर जाता है, यानी पिघल जाता है और लिक्विड बन जाता है। भाई सॉलिड से हमको लिक्विड बनाना है तो हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो भी ये सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लेकिन हमको कम से कम वाला चाहिए, यानी कितना कम से कम इसको हीट दे दें कि ये सॉलिड लिक्विड बन जाए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देने को तो आप चाहे जितना हीट कर दो उसको, तो मिनिमम टेम्परेचर ये इंपॉर्टेंट होता है। लिक्विड बन जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो प्रेशर का ही बड़ा खेल होता है। स्टेट चेंज में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी टेम्परेचर वाला डिस्कस कर रहे हैं ना, तो प्रेशर को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, प्रेशर को हम कुछ नहीं बदल रहे हैं। ये प्रेशर कितना रहेगा? ये इक्वल होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है। अभी इसके बारे में डिटेल आगे आएगी जब प्रेशर वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना सिंपल याद रखो कि प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहना चाहिए। तो उस केस में मिनिमम टेम्परेचर जिस पे एक सॉलिड लिक्विड में बदल जाए वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब ये मेल्टिंग पॉइंट है क्या? इससे क्या पता चलता है, क्या इंडिकेट करता है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। किसी भी सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ये इंडिकेट करता है कि उस सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगने वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। आइस की बात कर लें, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यानी आइस के अगर मैं 2 पार्टिकल्स बनाऊँ, थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी। इस फोर्स को कम करने के लिए, ताकि पार्टिकल दूर हो जाए, हमको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आइस को अगर 0 डिग्री तक हीट करोगे तो ये फोर्स कम हो जाएगी और पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे, यानी फिर ये सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम आयरन की। लोहे का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ऑलमोस्ट आपका 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी लोहे के 2 पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतनी है कि उसको 1500 डिग्री सेल्सियस तक हीट करोगे तब जाके ये फोर्स कमजोर पड़ेगी और पार्टिकल दूर हो जाएंगे और फिर भी ये सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएगा। यहां से बात ये समझ में आई कि भाई आइस को कम हीट देनी पड़ेगी इनके पार्टिकल्स के बीच की फोर्स को कम करने के लिए, वहीं आयरन को ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, बल्कि आइस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तब जाके इनके पार्टिकल्स के बीच के लगने वाली जो फोर्स है वो कम हो पाएगी। यानी आयरन के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ ज्यादा है, आइस के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ कम है। तो मेल्टिंग पॉइंट से हमको ये आइडिया लग जाता है। हमने देख लिया आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है, आयरन का 1500 डिग्री सेल्सियस है, तो किसके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाली फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? तुरंत हम बता देंगे भाई आयरन की। तभी उसको ज्यादा हीट देनी पड़ रही है, ज्यादा एनर्जी दे रहे तब पार्टिकल दूर जा रही है। तो अब मान लो अगर आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि कोई सब्सटेंस है ए, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 5 डिग्री सेल्सियस, और कोई सब्सटेंस है बी, इसका मेल्टिंग पॉइंट है लेट्स सपोज 18 डिग्री सेल्सियस, तो बताओ किनके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी? तो आप सिंपल देखोगे कि भाई ए वाले को तो 5 डिग्री तक हीट करोगे तो वो मेल्ट कर जाएगा, स्ट्रेंथ उसकी कमजोर हो जाएगी। बी को और हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर 18 डिग्री तक पहुंचाना पड़ेगा, तो स्ट्रेंथ जो है इसकी ज्यादा है, बी वाले की। ठीक है, तो मेन पॉइंट इससे आपको ये इतना याद रखना है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.15 केल्विन। अभी स्टार लगा है, इसकी डिटेल नीचे दी है, चलिए देखते हैं पहले। तो नोट पॉइंट आपका है केल्विन इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है। जिस तरीके से डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है, टाइम की सेकेंड्स होती है, मास की केजी होती है, उसी तरीके से टेम्परेचर की केल्विन होती है। हाँ, ये और बात है, हम डिग्री सेल्सियस में जनरली टेम्परेचर बताते हैं, लेकिन ध्यान रखना एसआई यूनिट केल्विन ही होती है। 0 डिग्री इक्वल होता है 273.15 केल्विन के। आसानी के लिए हम 0 डिग्री को 273 केल्विन मानते हैं, यानी ये डेसिमल वाला पार्ट राउंड ऑफ करके हटा देते हैं। राउंड ऑफ बेसिकली कैसे करते हैं? राउंड ऑफ का रूल अगर आपने पढ़ा होगा तो देखो मैं शॉर्ट में सिंपल सा आपको रूल बता देता हूं कि देखो डेसिमल वाला पार्ट आपको राउंड ऑफ करना है, तो डेसिमल के जस्ट बाद जो डिजिट है वो देख लो। जैसे हमारा ये है 273.15, तो डेसिमल के जस्ट बाद क्या है? आपका 1 है। तो जो भी डिजिट हो, अगर वो डिजिट 5 से छोटी है तो उस केस में +0 कर दो पिछले वाले डिजिट में। 1 आपका 5 से छोटा है तो 1 से पीछे डिजिट है उसमें 0 ऐड कर दो, तो 3 में 0 ऐड करोगे तो क्या होगा? 3 का 3 ही रहेगा, यानी सिंपल ये हट जाएगा और आपका ये 273 हो जाएगा। अगर ये जो डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है तो उसके इसमें +1 कर देंगे। जैसे अगर मान लो हमारा है 273.8 आ जाता है, तो ये 8 5 से ज़्यादा है तो इससे पीछे वाले डिजिट में हम +1 कर देंगे, तो 274 हो जाएगा। खैर ये राउंडिंग ऑफ तो अपना अलग टॉपिक हो जाएगा, मैंने शॉर्ट में जस्ट आपको बता दिया। अगर डिटेल समझना चाहते हो तो उसकी अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम 273 केल्विन ही इसको लिखते हैं अपनी आसानी के लिए।
अब अगर हमको टेम्परेचर चेंज करना हो ऑन केल्विन स्केल टू सेल्सियस स्केल, यानी केल्विन स्केल पे हमको टेम्परेचर मिला, यानी केल्विन में वैल्यू मिली, हमको उसको सेल्सियस स्केल पे प्लॉट करना है, यानी सेल्सियस स्केल में यानी सेल्सियस में वैल्यू बतानी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर। मान लो केल्विन के अंदर हमको वैल्यू मिली किसी चीज़ की 283, ठीक है, 283 केल्विन। अब इसको हमको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो क्या करेंगे, क्या बताया, 273 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 283 माइनस 273 तो आपका आ जाएगा 10। तो केल्विन से हमने डिग्री सेल्सियस में बदला तो वैल्यू कितनी आ गई, 10 डिग्री सेल्सियस। एंड टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल यू हैव टू ऐड 273 टू द गिवन टेम्परेचर। अगर डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी है, लेट्स सपोज 20 डिग्री सेल्सियस दिया है, केल्विन में बदलना है, तो इसमें आप 273 ऐड कर दो तो आ जाएगा 293 केल्विन। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला लिख लो कि अगर हमको वैल्यू केल्विन में चाहिए और हमको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है तो सिंपल 273 इसमें ऐड कर दो। अगर हमको डिग्री सेल्सियस में चाहिए और केल्विन में दिया हुआ है ऑलरेडी, तो केल्विन में जो टेम्परेचर है इसमें से 273 माइनस कर दो। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। तो ये जो प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग है इसको हम फ्यूजन भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज मेल्टिंग या व्हाट इज फ्यूजन, तो आप यही लिखोगे, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन और मेल्टिंग। अच्छा, मेल्टिंग या फ्यूजन ये तो एक चीज़ है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट अलग चीज़ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट की डिफिनेशन आपको ये ऊपर दी है। बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है और वहीं मेल्टिंग या फ्यूजन कहें तो वो एक प्रोसेस है। तो इन दोनों में कंफ्यूज ना होना। जब सॉलिड मेल्ट करता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है। हमने देखा था ना, जब आइस मेल्ट होना शुरू हुई वहां से लेके जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो गई टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ। तो सवाल ये है कि ये जो हीट थी वो गई कहाँ। भाई हीट तो हम कॉन्टिन्यूसली कर रहे थे, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो हीट गई कहाँ। टेम्परेचर चेंज का मतलब कोई चीज़ या तो गर्म हुई या ठंडी हुई तभी टेम्परेचर चेंज होगा। अब हीट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है गर्म ही होगी। हीट कर रहे हैं वो गर्म नहीं हो रही है, तो हीट गई कहाँ, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो चलिए इसके आंसर ढूंढते हैं। अच्छा हाँ, इस चैप्टर की आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे उनकी हम नोट्स की बात कर ले तो नोट्स से वर्क चल रहा है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स अपना थोड़ा अलग टाइप का मैं बना रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ फिगर से और डायग्राम से ट्रिक से आपको याद कराई जा सके, कि आप नोट्स देख के ही आपको पढ़ने का मन करने लगे। उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन जल्दी ही हो जाएगा। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप मेरी वेबसाइट पर चले जाओगे, वहाँ से पढ़ भी सकते हो। नीचे डाउनलोड का भी ऑप्शन होगा, डाउनलोड भी कर सकते हो। तो नोट्स या और भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम फ़ोन नंबर किसी को भी पता नहीं चलेगा, वो हिडन रहता है। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता होगा किसने मेरे चैनल को ज्वाइन किया, तो उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ मैं अपडेट्स डालता रहूँगा। तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मेल्टिंग वाला, वही ऊपर जो एक्टिविटी हम कर रहे थे, तो वहाँ देखो आपसे पूछा था ना, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। तो उसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। क्या ऑब्जर्व हुआ, तो वो ऑब्जर्वेशन आप लिख देना। वी ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड टिल ऑल द आइस मेल्ट्स। तो जब मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी तो ये चीज़ आपको ऑब्जर्व होगा कि जो टेम्परेचर है सिस्टम का, यानी वहाँ पर जो पूरी आइस वाटर जो भी है वो चेंज नहीं हो रहा है। जब मेल्टिंग पॉइंट पहुँच गया, यानी अब 0 डिग्री जब पहुँच गया तो फिर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। और टेम्परेचर चेंज तब तक नहीं हुआ जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं हो गई। तो ये उसके आंसर में लिख सकते हो। तो ये देखो, ये बात तो हो गई। दिस हैपेंस इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर। हम बीकर को हीट कर रहे थे, हीट करना हमने बंद नहीं किया। वह हीट करना बंद कर देते, टेम्परेचर ना बढ़ता तो बात समझ में आती, लेकिन हीट कर रहे हैं, हीट दिए जा रहे हैं, लेकिन वो जो सब्सटेंस है अंदर, यानी जो आइस है, और फिर वो पिघल के वाटर में बदल रही है, तो आइस और वाटर जो पूरा मिक्सचर है वो गर्म नहीं हो रहा, उसका टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है। दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। टेम्परेचर इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि देखो जो हीट हम दे रहे थे उसका इस्तेमाल स्टेट चेंज करने में हो गया। यानी जो हीट देंगे उस हीट एनर्जी का इस्तेमाल एक तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने में होता है, दूसरा स्टेट चेंज करने में होता है। तो यहाँ यही हुआ। और स्टेट चेंज में बेसिकली क्या हो रहा था, वही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी पार्टिकल्स के बीच में वो ओवरकम हो रही थी, यानी वो कमजोर पड़ रही थी। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल खत्म नहीं होती। अगर खत्म हो जाए तो पार्टिकल्स बिल्कुल ही दूर दूर चले जाए, मैटर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए, उसके पार्टिकल्स पूरे स्पेस में बिखर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर पड़ती है जिसकी वजह से वो पार्टिकल दूर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी इतनी फोर्स रहती है कि उसको बहुत ज्यादा दूर जाने ना दें। As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is also known as latent heat. अब क्योंकि ये जो हीट एनर्जी है
इसको आइस एब्जॉर्ब कर लेती है बिना कोई टेम्परेचर को बढ़ाए। भाई किसी चीज को हीट दे रहे हो तो वो गर्म होगी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ भैया ये चीज हीट हो रही है, इसको हीट एनर्जी दी जा रही है। लेकिन अगर किसी चीज का टेम्परेचर चेंज ना हो, यानी टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, तो फिर आपको लगेगा भाई इसको हीट एनर्जी मिल ही नहीं रही है, तभी तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि हीट एनर्जी मिलने का एक साइन होता है टेम्परेचर इंक्रीज होना। हमने किसी चीज को गर्म किया, वो गर्म हो गया, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो हमने कहा हीट किए थे, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो इससे तो मोटा मोटा ये समझ में आता है कि भाई उसको हीट नहीं किया गया, लेकिन एक्चुअली हीट किया गया था। तो इस हीट को आइस ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो जो हीट है वो हिडन है, छुप गई है बीकर के कंटेंट में। यानी बीकर में जो भी चीज थी, पहले आइस थी, फिर वो मेल्ट होकर वाटर बन गई, बीच में आइस और वाटर दोनों थे, तो ये हीट उसके अंदर छुप गई। इसीलिए इस हीट को हमने नाम दिया है लेटेंट हीट। ये जो वर्ड लेटेंट है ना, इसका मतलब होता है हिडन। तो लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट, ऐसी हीट जो आइस के अंदर जाके छुप गई। तो लेटेंट हीट बेसिकली क्या है? ऐसी हीट है जो कि स्टेट चेंज कराने में काम आती है। सॉलिड से लिक्विड में बदलना हो, लिक्विड से गैस में बदलना हो, तो वहां कौन वाली हीट आती है? लेटेंट हीट। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्या है? बेसिकली मेल्टिंग है। लेटेंट हीट मतलब वो छुपी वाली हीट जो स्टेट चेंज कराएगी। तो इतने से तो मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई यहाँ पर सॉलिड लिक्विड में बदलेगा, मेल्टिंग होगी, और लेटेंट हीट है यानी छुपी वाली हीट होगी, या टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यानी कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर होगी, जरूरत पड़ेगी कि हमारे पास 1 kg सॉलिड हो। अब देखो ये सॉलिड आइस भी हो सकता है, कोई से भी हो सकता है, जनरल आपको डिफिनेशन बताई जा रही है। 1 kg कोई सॉलिड है, उसको लिक्विड बदलने के लिए कितनी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और प्रेशर हमारा वही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर कौन सा है? मेल्टिंग पॉइंट है। यानी टेम्परेचर प्रेशर आपको दे दिया कि भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये बता दो वो जो सॉलिड हमने लिया है उसका 1 kg कितनी हीट एनर्जी देने पे सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएगा। तो ये आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। तो ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, इसकी वजह से सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपको ये पता चलेगा, सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, या हम कह सकते हैं 273 केल्विन, हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स इन आइस एट सेम टेम्परेचर। आपसे ये कह रहा है कि जैसे ये पार्टिकल है आइस का और इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और एक पार्टिकल है हमारे पास वाटर का, इसका भी टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ किसके पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज्यादा होगी? टेम्परेचर दोनों का सेम है, एनर्जी किसके पास ज्यादा होगी? तो अभी हमने ऊपर देखा कि जो लेटेंट हीट है वो क्या करेगी? आइस को वाटर में बदलेगी। इसका मतलब वाटर में जितनी आइस के पास एनर्जी थी प्लस लेटेंट हीट ये भी आ जाएगी, तो वाटर के पास एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि 0 डिग्री पे जब आइस पहुंची तो उसके बाद और हमने हीट किया, तब जाके वो वाटर में बदली है। तो वाटर के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, ज्यादा एनर्जी होगी। यही बात कह रहा है कि वाटर के पार्टिकल 0 डिग्री सेल्सियस पे इसके पास ज्यादा एनर्जी होगी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस, उसी सेम टेम्परेचर पे, यानी 0 डिग्री पे ही। तो ये सारी बात हो गई हमारी सॉलिड से लिक्विड में बदलने की। अब जब हम सप्लाई करेंगे हीट एनर्जी वाटर को, तो क्या होगा? इसके जो पार्टिकल है वो और फास्ट मूव करने लगेंगे। मैंने आपको एनिमेशन से दिखाया था कि लिक्विड के पार्टिकल धीरे धीरे मूव करते हैं, गैस के पार्टिकल और तेज मूव करते हैं। इसका मतलब अगर वाटर गैस में बदलेगा तो उस समय क्या होगा? उसके पार्टिकल और फास्ट मूव करने लगेंगे। तो वाटर के जो पार्टिकल है उनकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी, तेज मूव करने लगेंगे। एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक पॉइंट आएगा जहां पर जो पार्टिकल है उनके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो आज़ाद हो जाए। यहाँ पॉइंट याद रखना, पूरी तरह से आज़ाद नहीं होते, वरना तो बिल्कुल ही दूर चले जाए, मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए, कुछ फोर्स बाकी रहती है। यहाँ जो ब्रेक फ्री की बात कर रहा है, फोर्स से आज़ाद हो जाना, वो उस स्ट्रेंथ की फोर्स की बात कर रहा है कि उस लेवल की फोर्स अब नहीं रहेगी, उससे आज़ाद हो गए ये। तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा? लिक्विड स्टार्ट कर जाएगा गैस में बदलना। तो वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। देखो लिक्विड जब बॉयल करता है तो ये वो टाइम होता है जब लिक्विड गैस में बदल रहा होता है। तो अगर किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए, या ये पूछा जाए कि बताओ किस टेम्परेचर पे ये सब्सटेंस लिक्विड से गैस में बदलेगा, तो बात वही है, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉइलिंग क्या है? बल्क फिनोमेना। बल्क फिनोमेना उस चीज को कहते हैं जो पूरे उसके वॉल्यूम के अंदर हो रही होती है। बॉइलिंग आपका बल्क फिनोमेना। इसका मतलब कोई चीज हम बॉयल करते हैं तो वो पूरा का पूरा जो सब्सटेंस है वो बॉयल होता है। किसी बर्तन में हमने वाटर लिया, इसको हीट किया, ये बॉयल होने लगा, तो होगा ये कि जो पूरा का पूरा वाटर है ये बॉयल होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ बॉयल हो रहा है और यहाँ पर बॉयल नहीं हो रहा। थ्रू आउट द वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम के अंदर
पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ जो है वो बॉयल होगा, तो इसको कहते हैं बल्क फिनोमेना। अभी आगे एक आएगा सरफेस फिनोमेना, जहां पर क्या होता है, कोई चीज सिर्फ सरफेस पे होती है। जैसे अभी पढ़ेंगे इवेपरेशन के बारे में, तो इवेपरेशन हमारा सरफेस फिनोमेना है। यानी अगर हमने कहा कि ये वाटर है और ये इवेपरेट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ जो सरफेस पे है सिर्फ यहीं से इवेपरेशन हो रहा है, बाकी सारे जो नीचे के पार्टिकल हैं ये इवेपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बल्क फिनोमेना में क्या होता है, पूरी की पूरी चीज में वो चीज होती है। तो जो बॉइलिंग होती है तो पूरा का पूरा वाटर जो आप लोगे वो बॉयल करेगा। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। तो क्या होगा, पूरे बल्क के अंदर, पूरे वॉल्यूम के अंदर जो भी पार्टिकल है उनके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो अपने आप को वेपर वाले स्टेट के अंदर चेंज कर लें। वाटर के लिए ये जो टेम्परेचर होता है, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो होता है 373 केल्विन। डिग्री सेल्सियस हमने वैल्यू निकाली थी ना 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसको केल्विन में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, इस 100 में 273 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? इसको आप डिफाइन कर सकते हो। अभी हमने देखा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी डिफाइन करना है। वहां पर क्या हो रहा था, सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा था, यहां लिक्विड से गैस से बदलेगा। भाई वेपराइजेशन, नाम से ही समझ में आ रहा, वेपर बनना, लिक्विड से गैस में बदलना। इसकी डिफिनीशन आपको आगे दी है, वहां से लिख सकते हो। ये यहाँ पर व्हाट यू हैव लर्न जो समरी लास्ट में दी है, तो यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी। ये क्या है, एक हीट एनर्जी है जो रिक्वायर होगी टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, वहाँ 1 kg सॉलिड था, यहाँ 1 kg लिक्विड था, टू गैस, वहाँ सॉलिड से लिक्विड बदल रहा था, यहाँ लिक्विड से गैस, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वहाँ मेल्टिंग पॉइंट था, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट, बस इतना चेंज हमने किया है। यानी सिंपल सा समझो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी ये बता दो आप। तो वो पूछेगा ना कि भाई क्या काम है, काहे लिए हीट एनर्जी चाहिए, तो आप कहोगे 1 किलो हमारे पास लिक्विड है, उसको गैस में बदलना है, बताओ कितनी हीट चाहिए, यानी हीट एनर्जी चाहिए। और प्रेशर हमारा भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और टेम्परेचर हम बॉइलिंग वाला ही दे रहे हैं, कितना हीट करें, तो ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो उसी तरह हमने डिफाइन कर दिया। अब जो पार्टिकल स्टीम के अंदर, यानी जो वाटर वेपर है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं 273 केल्विन, या हम कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। जैसे मैंने आपको आइस वाला बताया था, अब यहाँ पर भी इसी तरह से देख लो कि जैसे ये वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और ये हमारा स्टीम या वाटर वेपर कह सकते हो, ये भी है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो किसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी? भाई वाटर से स्टीम बना है ना, वाटर जब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो गया। अब कहेगा पहले काम स्टेट चेंज कराने का है, फिर आगे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो और जो फर्दर हीट हम देंगे वो वाटर से स्टीम में बदलेगी। यानी जो प्लस हमारी लेटेंट हीट है वो क्या करेगी, वाटर को स्टीम में बदलेगी। तो स्टीम के पास एक प्लस में और एनर्जी भी है, तो ज़्यादा एनर्जी किसके पास है, स्टीम के पास है। ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन द स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यही मैंने आपको बताया, एक्स्ट्रा हीट ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, किस फॉर्म में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में। ऊपर जो हमने देखा था वो भी लेटेंट हीट थी, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। अच्छा, ये लेटेंट हीट आप कैसे याद रखोगे, हमने अपने टाइम में इस तरह से याद किया था। बेसिकली मैं जब बीटेक कर रहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो हमारे टीचर ने इस तरह से बताया था, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जस्ट आपको आइडिया रखने के लिए, कि बेसिकली हो गई है कि जैसे हमारे पास आइस है, लेट सपोज -5 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, इसको जब हीट करेंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अच्छा, ये -5 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर हमारा पहुंच जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे अभी भी ये बर्फ ही है, आइस ही है। और फर्दर हीट करेंगे तो होगा ये कि अब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, ये एकदम ऐसे फ्लैट चलेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ बढ़ना ये हम टेम्परेचर इंक्रीज को दिखा रहे हैं। ये फ्लैट रहेगा, यानी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड से अब ये लिक्विड में बदल गया। ठीक है, फिर लिक्विड को हीट करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जैसे हम ये वाटर लेके चल रहे हैं, वाटर का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते 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 एक लेवल आएगा ये 100 डिग्री सेल्सियस का। यहाँ पर भी ये लिक्विड रहेगा, लेकिन जैसे ही वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा तो कहेगा बस अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तुम देते रहो हीट, अब अगला काम है हमको लिक्विड से गैस में बदलना। तो फिर से कहानी यहाँ क्या होगी, लिक्विड से ये गैस में बदलेगा। उस पूरे टाइम इसका टेम्परेचर सेम रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। फिर गैस को हीट करोगे तो अपना टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लेकिन ये इतनी कहानी है। अब यहाँ देखो, ये 0 डिग्री पे ये सॉलिड से लिक्विड जो बना और 100 डिग्री पे लिक्विड से जो गैस बना, उसमें ये बिल्कुल फ्लैट लाइन बननी है, ऊपर की तरफ टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, तो हमने ऐसे फ्लैट लाइन बना दी। तो हम लोग इस तरह से याद कर रहे थे कि ये देखो ये कैसी लाइन है, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये लेटी हुई लाइन है।
तो लेटी से लेटेंट, अगर लेटी हुई लाइन बनेगी तो वहां कौन सी हीट होगी? लेटेंट हीट। तो इस तरह से आप भी याद रख सकते हो कि जहां लाइन लेटी हुई है, ऊपर नीचे नहीं जा रही है, बिल्कुल फ्लैट एकदम ऐसे ही है, तो टेम्परेचर ऊपर नीचे नहीं जा रहा, तो कौन सी हीट होगी? लेटेंट हीट। तो यहाँ देखो एक फ्लो डायग्राम सा दिया हुआ है, सॉलिड स्टेट, इसको हम हीट करेंगे तो ये लिक्विड में बदल जाएगा, और हीट करोगे तो गैस में बदल जाएगा, गैस को अगर कूल करोगे तो लिक्विड, और कूल करोगे तो सॉलिड में बदल जाएगा। तो इस तरह से इंटरचेंज होता है। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो यहाँ से बात समझ में आ गई कि मैटर का स्टेट हम चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर को चेंज करके। वी हैव लर्न दैट द सब्सटेंस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो हमने ये देखा कि जो सब्सटेंसेज होते हैं वो स्टेट चेंज करते हैं। पहले कैसे होंगे? सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, फिर लिक्विड से गैस में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो हमने ऑब्जर्व की। जैसे ये वाटर ही का देख लो, आइस से हीट करेंगे तो पहले वो लिक्विड बदलेगा, फिर और हीट करोगे तो ये लिक्विड गैस में बदलेगी। लेकिन कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली होते हैं, फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस स्टेट एंड वाइस वर्सा। यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल गया या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में बदल गया विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट आया ही नहीं, ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। उसके लिए एक्टिविटी करनी पड़ेगी 1.13। आपको कुछ कैम्फर लेना है, इसको हिंदी में हम कपूर कहते हैं। इसके अलावा आप अमोनियम क्लोराइड भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ एक्टिविटी में हमसे कैम्फर ही कह रहा है तो वही लेते हैं। इसको क्रश कर देना है, पीस लेना है और चाइना डिश के अंदर रख देना है। एक इन्वर्टेड फनल रख दो उस चाइना डिश के ऊपर, कॉटन प्लग लगा दो ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। ये देखो सेटअप इस तरह से है। ये हमारी चाइना डिश है, कैम्फर हमने इसके अंदर रख दिया, और ये इन्वर्टेड फनल है, जो ग्लास फनल आता है ना हमारा, उसी को उल्टा करके रख दिया है। जो ये पतला वाला हिस्सा है इसको स्टेम कहते हैं, तो स्टेम वाले हिस्से में ऊपर की तरफ कॉटन प्लग लगा देना है। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व। धीरे धीरे आप हीट करो, ऑब्जर्व करो। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द एक्टिविटी? तो हीट करोगे तो ये जो कैम्फर है ये सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में बदल जाएगा, डायरेक्ट गैस निकलने लगेगी। पहले लिक्विड नहीं बदलेगा, सीधे गैस। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ये जो प्रोसेस होता है जहां पर स्टेट का चेंज डायरेक्टली होता है सॉलिड से गैस में, बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए, इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो ऊपर एग्जाम्पल जो हमको दिया था वो सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर है। तो सब्लिमेशन क्या है? डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना। इसी तरह से अ डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। अगर स्टेट का चेंज डायरेक्टली गैस से सॉलिड में हो जा रहा है बिना लिक्विड बदले, तो इसको हम डिपोजिशन कहते हैं। कुछ चीज डिपॉजिट हो रही है। इसका एक एग्जाम्पल होता है ड्राई आइस। अभी ड्राई आइस के बारे में आगे हम देखेंगे। तो ड्राई आइस बेसिकली आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, CO2 होती है, जो कि नॉर्मली हमारे देखो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, हमारी एयर के अंदर प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड तो किस फॉर्म में होती है? गैस फॉर्म में होती है। लेकिन जब इसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाता है। इसके अलावा हमारी जो स्नो हो गई, फ्रॉस्ट हो गया, स्नो बेसिकली क्या होता है, हमारे एयर में जो वाटर वेपर है वो डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाते हैं। तो सॉलिड बन गए तो वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये तो सारी बात हो गई कि टेम्परेचर को चेंज करके किस तरह से स्टेट को चेंज करते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रेशर के बारे में। 1.4.2 इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर हम प्रेशर को चेंज करें तो क्या उससे भी स्टेट चेंज हो सकता है? ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि जो डिफरेंस होता है अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर में, वो इस वजह से होता है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसमें डिफरेंस होता है। यानी सॉलिड के पार्टिकल करीब करीब रहते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर रहते हैं, गैस के बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है, इसी वजह से अलग अलग स्टेट्स बनते हैं। वॉट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस इंक्लोज्ड इन अ सिलेंडर? क्या हो अगर किसी सिलेंडर के अंदर कोई गैस है, उसको हम कंप्रेस करें, दबाएं, तो क्या जो पार्टिकल है वो करीब आएंगे? क्या आपको लगता है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो स्टेट इसका चेंज हो सकता है? तो यहाँ देखो फिगर दी है, बाय अप्लाइंग प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोजर टुगेदर। ये पार्टिकल है मैटर के, ये सिलेंडर के अंदर हमने भर दिया है। ये पार्टिकल बाहर नहीं निकल सकते, ऊपर हमने पिस्टन लगा दिया है। अब हम पिस्टन को दबाएंगे तो पार्टिकल देखो करीब करीब आ गए, जगह नहीं है तो और करीब आ जाएंगे, और दबाओगे तो और बिल्कुल करीब करीब हो जाएंगे। तो आपसे ये जो पूछ रहा था कि पार्टिकल क्या करीब आएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। अगर हम पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को कम ज्यादा कर पा रहे हैं तो सारा खेल ही इस बात का है कि पार्टिकल की डिस्टेंस कैसी होगी। सॉलिड में करीब करीब है, लिक्विड में दूर है, गैस में और दूर है। तो अगर गैस को कंप्रेस करें, करीब ले आए उनके पार्टिकल, तो लिक्विड में बदल जाएगा, और करीब लाओगे एकदम मिला दोगे तो सॉलिड में बदल जाएगा। यानी प्रेशर लगा कर भी हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई अ गैस। अगर किसी गैस को लिक्विड बनाना है, यानी उसको लिक्विफाई करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेशर लगाना पड़ेगा और टेम्परेचर रिड्यूस करना पड़ेगा। देखो हम क्या करते हैं ना, दोनों चीज़ों के साथ काम करते हैं। तो हम ऐसा सिस्टम बनाते हैं ना कि कुछ काम प्रेशर कर ले, कुछ टेम्परेचर कर ले। खाली प्रेशर से भी हो सकता है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो अगर गैस को लिक्विड में बदलना है तो हम
उसके टेम्परेचर को कम करते हैं तो पार्टिकल करीब आएंगे, प्रेशर लगा दिया और करीब आ गए, तो दोनों ने मिलकर काम कर लिया। तो स्टेट चेंज टेम्परेचर के चेंज की वजह से भी हो सकता है, प्रेशर के चेंज की वजह से भी हो सकता है, और दोनों को मिलाकर भी हम काम कर सकते हैं, यानी प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को चेंज करा के हम स्टेट चेंज करा दें। और जनरली ऐसा ही किया जाता है कि काहे एक ही पे बोझ डाला जाए। क्या कभी आपने सुना है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 कहते हैं, इसको हाई प्रेशर के अंदर स्टोर किया जाता है। तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। अगर प्रेशर देखो हाई प्रेशर हमने लगा दिया था, अगर वो प्रेशर हम कम करेंगे और 1 एटमॉस्फेयर तक ले आएंगे, यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है नॉर्मल वहाँ तक ले आएंगे, तो उस प्रेशर पे यानी हमारे एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में है, तो प्रेशर अगर हम कम कर देंगे तो वो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड थी वो गैस में बदल जाएगी विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए। ऐसा नहीं है कि पहले वो सॉलिड से लिक्विड में बदलेगी फिर गैस में बदलेगी, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में आ जाएगी। दिस इज द रीजन दैट द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसीलिए जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं, सूखी बर्फ है ये। अच्छा, यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं, देखो स्टार भी लगा हुआ है, 1 एटमॉस्फेयर, ये जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है क्या? चलिए जानते हैं इसके बारे में। एटमॉस्फेयर, जिसको शॉर्ट में ATM भी कहते हैं, इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस। ये एक यूनिट है जहां पर हम ये मेजर करते हैं कि कोई गैस कितना प्रेशर लगा रही है। आपसे कह दिया 1 ATM, 2 ATM, 3 ATM, तो क्या है? यानी ये उस वैल्यू की बात कर रही है जो गैस प्रेशर लगा रही है। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, शॉर्ट में PA लिखते हैं। अब जो 1 एटमॉस्फेयर है उसकी वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। द प्रेशर ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? ये वो प्रेशर है जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर लगाती है। भाई आप जहां पर भी बैठे हो, खड़े हो, जो भी कर रहे हो, हमारे आसपास एयर है कि नहीं? हमारे ऊपर भी तो एयर है, तो ऊपर काफ़ी ऊपर तक, कई किलोमीटर तक हमारी एयर भरी हुई है, तो वो एयर हमारे ऊपर प्रेशर लगाएगी कि नहीं? जैसे मान लो एक ईंट उठा के आपके सर पे मैंने रख दिया, तो वो ईंट आपके सर पे कुछ प्रेशर लगाएगी कि नहीं? इसी तरह से हमारे ऊपर जो एयर है वो भी हमारे ऊपर प्रेशर लगाएगी कि नहीं लगाएगी? बिल्कुल लगाएगी। तो वही जो एयर प्रेशर लगाती है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, कि एटमॉस्फेयर ये प्रेशर लगा रही है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो वेरी करेगा, आप कहाँ पर हो इस पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो एक बंदा है, वो यहाँ पर खड़ा हुआ है और एक थोड़े ऊंची जगह पे खड़ा है, किसी माउंटेन पे खड़ा हुआ है। अब यहाँ सब एयर भरी हुई है पूरी, ठीक है? तो ये बताओ जो ऊपर की तरफ खड़ा है इसके सर के ऊपर कम एयर होगी, वही जो नीचे खड़ा है उसके पास ही इतनी एयर और एक्स्ट्रा है, तो इस नीचे वाले पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा एटमॉस्फेयर का कि नहीं? ऊपर वाले पे कम लगेगा। नीचे के पास ही इतनी एक्स्ट्रा एयर और इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है, जो कि इसके सर पर नहीं लगा रही थी, क्योंकि इसका सर यहीं तक था, तो नीचे वाला कहाँ से प्रेशर लगेगा? तो अलग अलग लोकेशन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू अलग आती है। तो हमको कुछ ऐसी जगह चाहिए कि जहाँ से हम इसकी वैल्यू को बता सकें कि भाई यहाँ से हम नाप रहे हैं। तो इसलिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सी लेवल से नापते हैं। समुद्र को जो लेवल है वहाँ से हमने नाप लिया कि समुद्र के लेवल के ऊपर जितनी भी एयर है वो कितना प्रेशर लगा रही है, वही नाप लो। तो इससे हमको एक कॉमन सी वैल्यू मिल जाती है, वरना कोई कहीं खड़े होकर नाप रहा है, कोई कहीं खड़े होकर नाप रहा है, तो अलग अलग वैल्यूज आ जाएगी। एंड इज टेकन एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसको हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। Thus we can say that the pressure and temperature determine the state of substance whether it will be solid, liquid और gas। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों डिटरमाइन करेंगे, ये बताएंगे कि उस सब्सटेंस का स्टेट क्या होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा कि गैस होगा। अब देखो ये फिगर दी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड में बदलती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। मैंने कहा ये जो सब्सटेंस रखा है ये फ्यूज हो रहा है, इसका मतलब ये सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है। वहीं अगर लिक्विड से सॉलिड में बदलेगा तो उसको सॉलिडिफिकेशन कहेंगे, कि वो सॉलिडिफाई हो रहा है, सॉलिड में बदल रहा है। इसी तरह से अगर लिक्विड से गैस में बदलेगा तो उसको कहते हैं वेपराइजेशन, यानी उसका वेपर फॉर्म हो रहा है, लिक्विड से वो भाप में बदल रहा है। गैस को अगर ठंडा करोगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगी, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलती है तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, गैस से सॉलिड में बदलता है उसको डिपोजिशन कहते हैं। तो ये हमारी पूरी बात हो गई कि स्टेट चेंज के टाइम मैटर के अंदर क्या हो रहा था, उसके पार्टिकल किस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, सब कुछ हमने देख लिया। क्लास 9 की और वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, तो उसको भी ज्वाइन कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 9 के लिए अच्छी बुक लेना चाहते हो तो उसका लिंक में मैंने दे दिया है। अगर आपको स्टडी मटेरियल जैसे नोट्स वगैरह हो गया, एक्सरसाइज के सोल्यूशन हो गया, वो चाहिए तो मेरी वेबसाइट है, वहाँ विजिट कर सकते हो। और नीचे क्लास 9 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके लिंक पे आपको क्लिक करना है तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट है उनके लिंक भी आपको मिल जाएंगे।